नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। नौकरियों में भेदभाव ना हो, नौकरियों में क्षेत्रवाद ना हो, इसके लिए सूबे की मनोहर सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला है। नए फॉर्मूले के तहत अब तीसरी और चौथी श्रेणी के लिए जिलेवार भर्तियां होगी। अब ये सवाल कई उठ रहे हैं, क्या इस फैसले से क्षेत्रवाद रुकेगा या फिर और बढ़ जाएगा? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिला स्तर पर भर्ती होने से सत्ता पक्ष के स्थानीय नेताओं या फिर मंत्रियों का दबाव ज्यादा होगा। साथ ही सवाल यह भी है कि इस फैसले से युवाओं को फायदा होगा या फिर नुकसान। बिग बुलेटिन की बिग डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखें। क्षेत्रवाद से बचने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया फैसला लिया है। नए फैसले के मुताबिक अब भर्तियां राज्य स्तर पर न होकर जिला स्तर पर होंगी। हालांकि ये फैसला सिर्फ तीसरी और चौथी श्रेणी के एडहॉक कर्मचारियों पर ही लागू होगा। फैसले के मुताबिक जिस जिले में भर्तियां निकलेंगी उसी जिले के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। एडहॉक पर भर्ती होने वाले इन कर्मचारियों को 3 साल बाद नियमित किया जा सकेगा। हमने पहले भी डिस्कशन हुआ था ये मामला, और आज इस पर जो है ना सभी मंत्रिमंडल के लोगों ने जो है ना पूरा आज विचार करके उसको पूरे हरियाणा में लागू करने का आज निर्देश मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो जाएगा। हालांकि विपक्ष को ये फैसला रास नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे खुद के फैसले की कॉपी पेस्ट करार दिया है। सरकार की कोई नई पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी हमारी है। क्लास 4 की हमने पहले से कर रखी थी, एप्लीकेशन भी मांग ली थी, और क्लास 3 की ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। नौकरी देने का तो सवाल छोड़ो, 30,000 तो नौकरी हटा चुके हैं, सिर्फ इनको बहकाना आता है। उधर इनेलो का आरोप है कि सरकार ने अपने मंत्रियों और विधायकों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया है। तो बताएगा, यदि वह सही है तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि सरकार की सोच जो है वो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधायकों और मंत्रियों को कह दिया कि खुले भर्ती करो, अपना आराम करो, ताकि अभी तक 2-1.5 साल में नहीं किया वो बाकी अब 2-2.5 साल के अंदर काम पूरा कर। काबिले गौर है कि पूर्व की हुड्डा सरकार पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक क्षेत्र विशेष को फायदा पहुंचाया। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या मनोहर सरकार के इस फैसले से नौकरियों में क्षेत्रवाद नहीं होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नौकरी का नया फलसफा बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी है जो राज्य मंत्री है बीजेपी की तरफ से। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। रण सिंह मान जी प्रवक्ता आप है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी है जो प्रवक्ता है और आप INLD से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन सबके साथ साथ हमारे साथ नरेश कौशल है जो वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समीक्षा के लिए आप हमारे साथ। शुरुआत करना चाहूंगा राज्य मंत्री जी से। ज्ञानचंद गुप्ता जी, अगर बात करते हैं 2 साल की, सत्ता में आए हुए आपको हो चुका है 1000 के करीब आप नौकरियां नहीं दे पाए, रोजगार की बातें बहुत की गई थी, और इन सब चीजों के बीच में आरोप आप पर ये लगते हैं कि 30,000 नौकरियां उल्टा आपने घटा दी, छीन ली, अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है, और उस पर ये नई पॉलिसी। देखिए राज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नई पॉलिसी आई है, ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में जो हमारा संकल्प है जी, सबका साथ और सबका विकास, और क्षेत्रवाद को जो तोड़ करके सभी को साथ लेकर के विकास करने की जो हमारी नीति है, हरियाणा एक हरियाणवी एक जी, उसी नीति के मद्देनज़र हमारी सरकार ने फैसला लिया कि प्रदेश के अंदर हर जिला स्तर के ऊपर भर्तियां की जाएंगी, एडहॉक स्तर पर। ठीक है। और मैं समझता हूं कि जब अभी मैं सुन रहा था, हुड्डा जी कहते हैं कि हमारी नीति है और ये भारतीय जनता अपना रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। मैं पूछता हूं हुड्डा जी से कि 3 जिलों को छोड़ करके बाकी किस जिले में उन्होंने नौकरी दी? नीति तो ठीक थी, लेकिन अपनाई कैसे? और आज वही लोग जो अपनी नीति बताते हैं उसका विरोध करते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं साहब, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि इसमें जो आप बार बार बात की जा रही है क्षेत्रवाद कम होगा, भाई भतीजावाद कम होगा, हाँ। वो कैसे हो पाएगा? आपको लग रहा है कम हो पाएगा? अगर आपको लगता है कैसे होगा तो बताएं जरा। हाँ देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस जिले के अंदर नौकरी है उसी जिला से लोग भर्ती किए जाएंगे, और जहां, क्योंकि 22 जिले अगर प्रदेश के हैं तो 22 जिलों के अंदर जहां जहां भी हर जिले के अंदर नौकरियां हैं,
तो कोई भी आज तक मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे जिले रहे हैं जिनको पिछले 15 साल के अंदर एक भी नौकरी उस जिले के अंदर नहीं आई। आज वो नौकरियां जो है हर जिले के अंदर आएगी, ना केवल रोहतक के अंदर, सोनीपत के अंदर और झज्जर के अंदर। ये मैं समझता हूँ कि आज नौकरियां पंचकुला में भी मिलेंगी, आज नौकरियां जो हैं वो मेवात के अंदर भी मुझे मिलेंगी। एक चीज समझाएं, क्योंकि बहुत से लोग परेशान है इस बात से कि भाई भतीजावाद कम कैसे होगा इससे। नहीं, इसमें भाई भतीजावाद के क्या है? मैं आरोप तो आपने यही लगाया ना कि क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद के आधार पर देखिए, मैं कांग्रेस की कहता सरकार हूं कि थी। भाई भतीजावाद का तो ये है कि अगर वो बच्चा क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई के लिए वहाँ कमेटीज बनेगी, वहाँ की जो कमेटीज है उसके अंदर स्क्रीनिंग होगी, अगर उसकी क्वालिफिकेशन होगी और कहीं compete करेगा, अगर वो किसी एमएलए का बच्चा भी है तो उसमें क्या हर्ज है? क्या एमएलए के बच्चे को नौकरी करने का अधिकार नहीं है? आप समझ गए, लेकिन आप शायद समझना नहीं चाहते। नहीं, मैं समझ रहा क्या हूं। किसी जिले में किसी विधायक की कितनी चलती है ये बात आप जानते हैं। हाँ। और अब जब जिला स्तर पर नौकरियां लोगों को मिलेगी तो किस भाव बांटी जाएगी उसका अंदाजा आपको मुझसे ज्यादा होगा। देखिए, हमारी सरकार ने जो शुरू से नीति अपनाई है, पहली सरकार है जिसने इंटरव्यू के मार्क्स जो 30 नंबर होते थे, कई जगह 40 होते थे, उसको घटा करके 12 नंबर किया। आज जिस प्रकार से एग्जामिनेशन हो रहे हैं, लोगों की इंटरव्यू के लिए 12 नंबर दिए गए हैं और उनकी कंप्यूटर के द्वारा सारी उनके जो पर्चे हैं, जो उनके एग्जामिनेशन पेपर हैं, वो खुद वो चेक कर रहे हैं। नहीं साहब, लेकिन इसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि इंटरव्यूज के आधार पर नौकरियां दे दी जाएगी कहीं पर जहां आवेदन ज्यादा नहीं होंगे। जो है वो सामने आई है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आईएनएलटी के पास चले, एक मिनट सुन लीजिए। प्रवीण अत्री जी के पास जा रहा हूं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साहब। प्रवीण अत्री जी, आप कैसे देख रहे हैं? नई पॉलिसी लाई गई है लेकिन सरकार पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्रवाद खत्म करने की पहल है या फिर एक नई पहल इसे कहें? देखिए राज, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे थे कि हमने इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो 12 कर दिए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी भी अच्छी तरह शायद जानते हैं, बता नहीं रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि 15 से ज्यादा मार्क्स आप रख ही नहीं सकते, तो उसमें सरकार ने क्या करना था। लेकिन उसके बाद आपने कोर्ट का आदेश था, आप समझिए इस बात को। दूसरी बात, संकल्प, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कहा संकल्प, हमारा संकल्प था। देखिए, संकल्प तो इनका ये था कि कर्मचारियों का पक्ष जानकर ठेका प्रणाली का रिव्यू करेंगे, ये इनका संकल्प था। क्या इन्होंने इस संकल्प को पूरा किया? कर्मचारियों का पक्ष जाना, बात तक नहीं की। और दूसरी बात, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हम जिलेवार भर्ती करेंगे, एक तरह से भ्रष्टाचार के दरवाजे खोल रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरह से, ज्ञानचंद जी सुन लीजिए पहले। अभी तो देखिए राज, क्लास 3 और क्लास 4, क्लास 3 के अंदर जो काडर होता है वो प्रदेश स्तर का होता है। बिल्कुल ठीक है। सरकार पहले तो शायद ये जानती नहीं है कि आप जहां काडर प्रदेश स्तर का होता है वहां जिला स्तर पे भर्ती कैसे करेंगे। इसके अंदर बहुत सी कानूनी अड़चने होंगी और उन कानूनी अड़चनों से आप कैसे निपटेंगे। मतलब आपने केवल मात्र अपने स्थानीय नेताओं को खुश करने के लिए, अपने लोगों की भर्ती के लिए, भ्रष्टाचार के नए दरवाजे खोलने के लिए घोषणा की है, इससे ज्यादा कि नहीं। आप नियमित भर्तियों का वायदा करते थे तो आप अनियमित भर्तियां क्यों कर रहे हैं? आपने रोजगार नियमित देने का वायदा किया था, आप नियमित रोजगार क्यों नहीं देते? बिल्कुल, आप यही पक्का रोजगार क्यों नहीं देते? बार-बार लग रहा है कि नियमित आपने भी क्यों नहीं शुरू दिया में राज एक बात आपने शुरू में बोल दी थी। 2 साल में 1000 से कम नौकरियां रही है, प्रक्रियाओं के फेर में पूरे तरीके से उलझा रहा है। रण सिंह मान जी, आपके पास आ रहा हूं। आपके राज में तो सिर्फ सीधा आरोप आप पर यही लगता रहा, जो सबसे ज्यादा लगा कि रोहतक, झज्जर और सोनीपत को अगर छोड़ दें तो कहीं कोई नौकरी मिली ही नहीं। लेकिन जब ये नई पहल सरकार कर रही है तो इस पर आप कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ नौकरियां छीन रही है। एक पहल तो है कि जहां से हर जिले में कम से कम नौकरियां मिलेगी। देखिए, जो कांग्रेस के शासन की बात है ये मात्र दुष्प्रचार है और भारतीय जनता पार्टी के वो कहावत सिद्ध होती है, लागू होती है इनके ऊपर कि हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। ये अपनी बात को बिल्कुल एक चमकीले और आदर्श आवरण में रखते हैं लोगों के सामने। हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। यदि ये कांग्रेस शासन की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा जो ताज़ा लिस्ट है टीचर्स की, जिसको इन्होंने 1.5 साल से लटकाया हुआ है, जिनको जो चयनित जेबीटी अध्यापक हैं, ठीक है, एक काम कर लें। ज्ञानचंद गुप्ता जी तो सरकार में अहम पोजीशन पे हैं, उस लिस्ट को ये उनके जो एड्रेस है वो ले लें और इनके यदि आरोप नहीं जो ये कह रहे हैं ये बात गलत है तो इनको इस चैनल पर माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, यदि ये सरकार यदि व्यवहार में यथार्थ जो है उसको नकारने से काम नहीं चलेगा,
अब यदि कांग्रेस राज में जो भर्तियां थी वो एक एक करके निकाले तो क्या ये एड हॉक कर्मचारियों को, जो ये धरने पर इनके नेता जाते थे, वायदे करते थे, उनके बीच में बैठते थे, उनमें से एक भी पूरा किया? और आज ये उसी तरह से अनुबंध के आधार पर यानी एड हॉक भर्तियां करना चाहते हैं। तो ये इस तरह के मापदंड जो हैं वो दोहरे मापदंड है। लेकिन मान साहब, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं पहले कि नहीं पहले आप इस बात का जवाब दें कि ये नौबत आई क्यों, नई पॉलिसी लाई इसलिए दरअसल जा रही है कि और जगहों को कुछ मिल ही नहीं पाया, और जगहों को कुछ मिल पाए इसके लिए नई पहल की गई है। अगर आपके वक्त में सब कुछ सही रहता तो शायद ये होता ही ना। देखिए, समय के साथ कोई भी बात यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो जो आने वाली सरकार होती है, जो सत्ता में होती है, उसका फर्ज है कि वो उन कमियों को दूर कर रहे हैं। ये लगती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मैं उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूँ, ये इनकी व्यवस्था इतनी ही आदर्श है तो क्या वो लिस्ट जारी कर सकते हैं जो एजी ऑफिस में लगे वो कौन लोग हैं यहाँ इनके सत्ता माने के बाद? नंबर दो अगर आपसे पूछने लगेंगे तो आप भी नहीं बता पाएंगे। नहीं, फूड एंड सप्लाई, बहुत से सवाल वैसे उठते हैं और धान उगाने वाले क्षेत्र बहुत हैं, वो सही भी नहीं रहेगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप दे दें, फिर मैं कौशल जी के पास जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे भाई प्रवीण अत्रे जी, थोड़ा जल्दी, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में बात की। मैं कहूँगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। प्रवीण जी, मैं एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप ये भ्रष्टाचार के मामले में दरवाजा खोलने की तैयारी कर दी गई है। जिस प्रकार से आपके राज के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, आज उसका परिणाम आपके सामने। केवल मात्र ये कहते रहेंगे, मैं कुछ केवल नहीं चाहता। आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं ज्ञानचंद जी, आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं। या तो तथ्य दीजिए, अब तथ्य मैं सामने, भ्रष्टाचार का तथ्य तो दीजिए, आपके सामने तथ्य है। आपको शायद आपकी जानकारी अधूरी है, या तो आप तथ्य दीजिए। राजनीतिक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कोई नई बात नहीं। यहाँ पर किस तरीके से देखा जाए, क्या वाकई में जो नई पॉलिसी लाई गई है उससे पारदर्शिता आ पाएगी? आपको क्या लगता है, क्योंकि सालों साल पत्रकारिता आपने की है, देखा है, चीजों को समझा है? देखिए राजी, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है जी, इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस मामले में क्लियर ही नहीं हो पाई है कि भर्तियां किस तरह से हों, किस तरह से ना हो। 2 साल हो गए और पहले जो एडवर्टाइजमेंट्स कांग्रेस के टाइम में हुई पुलिस की, और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी इंटरव्यू तक, वो भी रोकी गई। उसके बाद नहीं कोर्ट नहीं, नो ये सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं जी। तो उसको मतलब जो हो रही थी वो भी रोक दी गई। और उसके अलावा इनको ये भी पता है कि पहले ये देख रहे हैं पिछली सरकार ने जो कुछ किया, चाहे गेस्ट टीचर लगाए, चाहे अनुबंध पे काम करवाए, उनका क्या हासिल हुआ? पिंडोरा बॉक्स था वो, बिल्कुल सही। और वही पिंडोरा बॉक्स आप दोबारा तैयार कर रहे हैं, एक बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये प्रदेश स्तर का मामला होता है, जिससे आप ये कहेंगे कि अगर आप जिला स्तर पे इसको आप रखेंगे, सीमित करेंगे, तो ये प्रतिभा के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है हरियाणा प्रदेश स्तर की प्रतिभा का। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, आप एडहॉक लगाने के बाद एक मेरा प्रश्न है ज्ञानचंद जी से कि आप इनको एडहॉक लगाएंगे, नेचुरल है कि उसके बाद आप रेगुलर भर्ती जब होगी फिर तो वो हटेंगे या रहेंगे, वो बाद की बात है। क्या उन एडहॉक कर्मचारियों को रेगुलर भर्तियों के पदों के लिए जब इंटरव्यू आएगा कुछ तरजीह दी जाएगी? एक प्रश्न है इनको। ठीक है, वरीयता दी जाएगी क्या जो जिन लोगों को आप लगाएंगे? क्योंकि जो आप नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसके बाद भी वही हालात हो सकते हैं जब आप बहुत से कर्मचारियों को सड़कों पर देखते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे पत्रकार बंधु मेरे दोस्त नरेश कौशल जी ने कहा कि प्रतिभा केवल 1 या 2 जिले के अंदर नहीं है, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर प्रतिभावान लोग हैं, प्रतिभावान युवा वहाँ पर रहते हैं, और उन युवाओं को जो उनकी प्रतिभा है उसके आधार पर ही वहां पर सिलेक्शन होगी। नहीं, ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा होगा युवाओं को आपकी ये बातें सुनकर कि आप उन्हें इतना एडमायर कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल है उस पर जरा, क्या आप कोई वरीयता उन्हें देने वाले, कोई वरीयता आप उन्हें देंगे नियमित भर्तियों में? बिल्कुल बिल्कुल उनको मिलेगी। एडहॉक के बाद हमारी सरकार ने कहा इसकी पॉलिसी, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुई है,
इसकी रेगुलर मतलब उसकी बैठ करके कैसे इसकी कमेटी बनेगी, सिलेक्शन कमेटी बनेगी, जिला स्तर के ऊपर कौन कौन उसके अंदर लोग शामिल होंगे, और 3 साल के बाद उनके ऊपर दोबारा रिव्यू होगा। जो 3 साल से पहले भर्ती हुए हैं उनको निश्चित तौर पर प्राथमिकता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार ने कहा है कि इनको 3 साल तक के बाद इनको हम पक्का करने के लिए जो भी उसके ऊपर उपाय, ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं कि 3 साल के बाद 3 साल के बाद आप निश्चित तौर पर उन्हें पक्का करेंगे। नरेश कौशल जी शायद इसी से जुड़ा सवाल इसी से जुड़ी बात आगे करना चाहता हूं। देखिए, एक तरफ तो 30% जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो कम करके 12 बिल्कुल कर दिए। यहाँ पे इंटरव्यू के ही बेस पर वो नौकरी लगा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल मेरा रिटन टेस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल रिटन टेस्ट नहीं हो रहा, और फिर ये भी कह रहे हैं कि उनको वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञानचंद गुप्ता जी ज्यादा लंबा जवाब आपसे ले नहीं पाऊंगा, और उनके पास भी जाना है। आप सिर्फ इतनी सी चीज समझाएं उनको सभी, अगर 3 साल के बाद, ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता जी आप ही के पास सुन लो, उनके अंदर लोगों को अगर वरीयता मिलती है 3 साल के एक्सपीरियंस का उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, साल का अब आप एक चीज समझाएं, हम इस सरकार को कंफ्यूज क्यों ना कहें? ज्ञानचंद गुप्ता जी, सरकार को कंफ्यूज क्यों ना कहें? एक तरफ आप कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आप वरीयता देंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर नौकरियां देंगे। और नहीं, आपने इसमें एक और पेच फंसाया। आपने कहा जहां पर ज्यादा लोग होंगे वहां पर हम रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हाँ, बोलिए आप। देखिए, मैंने कहा कि 3 साल के बाद जो प्रक्रिया तय है उस प्रक्रिया के तहत उनको वरीयता मिलेगी, उनको प्राथमिकता आपने मिलेगी। कहा निश्चित तौर पर उन्हें मिलेगी। उनको कोई ना कोई जो उनका 3 साल का एक्सपीरियंस है उस 3 साल एक्सपीरियंस का जो मार्क्स है वो जरूर मिलेंगे। और 3 साल के बाद ये नहीं है कि सारी प्रक्रिया को हम वो बाय बाय कर देंगे। ठीक है, मान साहब क्या कंफ्यूज लग रही है सरकार? और कंफ्यूजन जो है वो नौकरियों में है, और नौकरियों पर आपसे ज्यादा कोई नहीं घिरा। इंटरव्यू में 30% तो वो पहले ही ले गए। मान साहब 30% किसने कहा? 30% ले गए। जब वो वरीयता में आएंगे, मैं ये हमने कहा ठीक है, इस पर आएंगे कौशल जी आएंगे। मान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का लोगों को कंफ्यूज करने पर आमादा जरूर है। वो इसलिए है कि जो अब ये भर्तियां जिला स्तर पर करने की ये बात कह रहे हैं, उसमें मेरिट का पैमाना क्या है? केवल इंटरव्यू है ना, केवल इंटरव्यू तो होगा क्या? और जो दबाव है, क्योंकि सरकार के ऊपर विधायकों का भी है, होता है, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनकी निकरदारियों की सिफारिश के ऊपर भर्तियां होंगी। जो व्यवहार की बात बताऊं तो होगा, वो बता नहीं, मेरे को क्यों लगता होगा, लोगों को वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी सरकार से जो लोग काम जिनके फंस जाते हैं, सरकार को अप्रोच करने की सोचते हैं, वो सबसे पहले विधायकों और मंत्रियों से भी पहले जो संघ प्रचारक हैं वहां उनको खोजते हैं। तो निश्चित रूप से इस मामले में भी यही होगा, कोई नई बात नहीं होगी। ये भर्ती करके और उनको 3 साल के बाद में ये कह रहे हैं ना, नहीं वो नई चीज बनाई, नई कुछ नहीं होगी। वो ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उनको प्राथमिकता मिलेगी। उन सबको ये एक तरह से पक्की नौकरी, तो सीधी सीधी बात करो जनता से, जनता जो हटा रहे हो 30,000 तो हटा दिए, किसी को हटाया नहीं है। 30,000 बिजली बोर्ड क्यों कर रहे हैं? कैसे कवायद भी कहा जा सकता है? क्योंकि जो पिछली सरकार रही, पिछली सरकार पर लगातार आरोप लगे कि क्षेत्रवाद के साथ साथ आप भाई भतीजावाद को बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन आरोपों का भी ये डर हम कह सकते हैं कि अब ये नई कवायदें, नई कोशिशें। देखिए, पिछली सरकार के ऊपर जो क्षेत्रवाद की बात है वो बिल्कुल सही है कि क्षेत्रवाद हुआ, भरपूर हुआ। एक तरफ तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ये बात कह रहे हैं कि साहब पूरे प्रदेश में प्रतिभावान युवा है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिभावान युवा को आप नियमित रोजगार क्यों नहीं देते? आप बात करते हो रोजगार देने की इंटरव्यू बेस पे, जैसे भी कौशल जी ने बोला, इंटरव्यू बेस पे अगर आप नौकरी देने की बात कर रहे हो तो सीधा सीधा मतलब राज ये है कि आप अपने चुनिंदा सिलेक्टिव पीपल्स को आप नौकरी पे लेके आओगे। सबसे बड़ा सवाल जो है प्रदेश के युवा के सामने वो है एक नियमित रोजगार का। एक तरफ आप गेस्ट टीचर्स को ये वायदा करके कि साहब हम आपको पक्का करेंगे, उनसे वोट ले लेते हो, वोट लेके सत्ता में आ जाते हो, उनसे वायदा आप पक्का करने की बात करते हो, और यहां पे आप
कच्चे रोजगार देने की बात करते हो, तो कितना विरोधाभासी रवैया है भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे लगता है राज, कौशल जी की बात को सुनने के बाद शायद प्रदेश की जनता ये बहुत बेहतर समझ चुकी होगी कि किस तरह से, जो मैंने बोला था ना कि भ्रष्टाचार के दरवाजे खोल रहे हैं, वो समझ चुके होंगे किस तरह से भ्रष्टाचार का दरवाजा खुलने जा रहा है प्रदेश के अंदर। इंटरव्यू बेस पे इस तरह से कच्चा रोजगार देने की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, भ्रष्टाचार कैसे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि विधायकों का दबदबा रहता है और उस दबदबे के चलते अपने लोगों को सेट किया जाता है। ये पूरे भारत में हो रहा है, सिर्फ हरियाणा में, हरियाणा की भाजपा सरकार में या फिर उससे पहले नहीं, ये हर जगह देखने को मिलता है। इस बात को आप झुठला नहीं सकते। ऐसे में हालात बदलेंगे, उम्मीद नहीं है। देखिए राज जी, मैं पहले अपने दोस्तों से ये विनती करना चाहूंगा कि सिर्फ केवल इंटरव्यू ही होगी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आप कोई क्वालिफिकेशन देखिए, कोई जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन की जरूरत है, वो क्वालिफिकेशन के अंदर जो बच्चा क्वालिफाई करेगा तो होगा ही होगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। राज्य मंत्री आप, दिग्गज है, कद्दावर है, ऐसी बातें मत कीजिए। क्वालिफिकेशन तो बेसिक प्रायोरिटी रहती है साहब। अत्रे साहब शांत हो जाए, शांत हो जाए। अत्रे साहब पूछ रहे हैं, अत्रे साहब पूछ रहे हैं, शांत हो जाए। ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये तो सबको पता है, क्वालिफिकेशन हर किसी को जरूरी होती है, तो उसके लिए आप पर सवाल ये उठ रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 12 नंबर रहते हैं, हम 12 नंबर करेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू जो है वो पूरे तरीके से सिर्फ इंटरव्यू अगर रहेंगे तो दिक्कतें तो बढ़ेगी। देखिए, क्वालिफिकेशन और मेरिट ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मेरिट के आधार पर ये जो बच्चों की सिलेक्शन होगी, और कोई भी बिना मेरिट के किसी भी बच्चे की सिलेक्शन नहीं होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जो लोग मतलब आज इस प्रकार की बातें करते हैं, शायद उन्होंने अपना जब वो सत्ता में थे, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे कैसे होगा। आज जिस प्रकार से हमारी सरकार ने 40,000 नौकरियां एडवर्टाइज की हैं, ये कह रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रही। 40,000 जो नियमित भर्तियां हैं वो सरकार कर रही है। 50,000 लोग जो आज, अगर हमें टीचर की जरूरत है, आज मैं समझता हूं कि अगर उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करते हैं 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर पूरी होती है, तो 1.5 साल तक क्या बच्चे उस टीचर का इंतजार करते रहेंगे? क्या उनको टीचर की जरूरत नहीं है? आपको लगभग 2 साल हो गए हैं साहब, आपके कहे अनुसार 1.5 साल में अगर वो पूरी हो जाती है प्रक्रिया तो अब तक लग जाने चाहिए थे। 2 साल में तो आपने एक भी नहीं लगाया। नहीं, ठीक है अत्रे जी, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो शोषण ज्यादा होता था कर्मचारियों का, वो तो कम होगा, क्योंकि पहले हम देखते थे कि क्लेम किया जाता था 15 है, लेकिन होते थे वहां पर 8 या 10। तो इसके हिसाब से तो कुछ बदलाव तो आएंगे। देखिए राज, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। हाँ। ये जो जरिया ये अपना रहे हैं, जो तरीका, ये सीधा सीधा शोषण है। आप देखिए, जो कर्मचारियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का रवैया आपने पहले दिन से देखा। पहले दिन तो इन्होंने क्या किया, जो रिटायरमेंट एज 60 थी उसको 58 कर दिया। फिर इन्होंने जो एक वायदा किया था पंजाब के बराबर वेतनमान देने का, उसको भूल गए। अब उसके बाद अब ये आते हैं, अब ये एक नियमित रोजगार देने की बजाय उनको कच्चा रोजगार देते हैं, वो भी केवल इंटरव्यू के आधार पर। और गुप्ता जी ये क्या कहते हैं? गुप्ता जी कहते हैं जी कि मेरिट बनेगी। अरे साहब, इंटरव्यू की मेरिट कैसे बनेगी, ये तो समझा दीजिए। इंटरव्यू के आधार पे आप देखिए, क्वालिफिकेशन नहीं है वहां पे। आप कोई भी जॉब है उसका एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। गुप्ता जी सुन लीजिए, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। गुप्ता जी मैं वही कह रहा हूं, या तो आप ये बता दीजिए। गुप्ता जी आप सुन तो लीजिए, आपने मान लीजिए क्राइटेरिया रखा कि किसी नौकरी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आपके पास अगर 200 बच्चे ऐसे आते हैं जिनके सबके 50% से ज्यादा मार्क्स है, तो आप केवल क्या करोगे, उनका इंटरव्यू करोगे। इंटरव्यू में से आपने लेने हैं 10, तो आप अपने चहेतों को उठा लोगे। वो जो बाकी 190 हैं वो बैठे हैं। आप जिस मेरिट की आप बात कर रहे हो, मान साहब आपके पास आ रहा हूं, अत्रे शांत हो जाइए। मान साहब आपके पास आ रहा हूं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कम होगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि आपकी जब सरकार रही तो उस वक्त भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ता दिखा था, और बार बार वही आरोप, सोनीपत, झज्जर और रोहतक, ये नाम सबको रट चुके थे उस दौर में। नहीं, देखिए, एक भी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, न आज कोर्ट में पेंडिंग है कि किसी को किसी तरह का लेन देन हुआ। ये आलतू फालतू की बात हटाए, वो तो आपने हटाए हैं। जवाब दें आप। ज्ञानचंद गुप्ता जी शांत रहिए, थोड़ा पूरा कर लें। रहिए, हम भी सुन रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में किसी को भी नौकरी लगने के बाद नहीं हटाया, बल्कि पूर्ववर्ती सरकार में जो लोग हटा दिए गए थे उनको भी एडजस्ट किया गया।
और इनकी सरकार ना आकर के आज आप यदि विभाग वाइज यदि गणना शुरू करोगे तो कोई 30,000 के आसपास लोग जो कच्चे कर्मचारी थे वो हटाए। और ये बात करते हैं ये कि हम एक नियमित भर्तियां, और इनको 3 साल के बाद में ये जो भर्ती करेंगे वो कौन सी पारदर्शी हो गई। अभी तो ये बात कर रहे हैं, ये पिछली सरकार के लगाए उनको हटा रहे हैं साहब, लेकिन और नई भर्ती आपके कर वक्त पा में रहे तो हैं। आपके वक्त में जो नौकरियां मिली वो कोर्ट की दहलीज पर है। 87,000 नौकरियां कोर्ट की दहलीज पर अटकी पड़ी है। पिछले 4 साल में सिर्फ 11,000 नौकरियां मिल पाई, उनमें से 2 साल में तो नौकरियां ना के बराबर मिली। जो आपके वक्त में मिली वो कोर्ट में पड़ी है। कुछ तो सरकार की कमजोरियों की वजह से है। आपकी सरकार ना, हुड्डा साहब की सरकार नहीं, वो नेचुरली क्योंकि सरकार इससे पहले वो थी, तो निश्चित रूप से, और उससे पहले की सरकार की भी है कोर्ट में। आप ये नहीं कह सकते हो कि उसी सरकार की, लेकिन चूंकि 10 साल का शासन रहा और हर किसी को राइट है कोर्ट में जाने का। लोग गए हैं, अटकी हुई हैं, पर एक भी भर्ती नहीं की, उनकी कौन जाएगा। लेकिन ये मैं एक बात बता देता हूँ कि जो नीचे तबके के लोग, तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं, बहुत सारे स्टेट कैडर के लोग हैं, ठीक कह रहे थे अत्रे जी। तो आप जो संवैधानिक पोजीशन है उसमें ये है कि आप बराबर का अधिकार को किसी से वंचित नहीं रख सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि इस जिले का आदमी है अप्लाई करेगा, ये ठीक है। आप प्रायोरिटी तो लोकल को हो सकती है, स्थानीय को हो सकती है, लेकिन आप अप्लाई करने से कैसे किसको रोक दोगे। और यदि ये मेरिट, ये कहते हैं कि कोई एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे इंटरव्यू में, तो उस जिले में यदि बाहर के का इनके क्राइटेरिया जो फिक्स करेंगे उसके मुताबिक ऊंचा होगा, उसको कैसे कर देंगे। बहुत से सवाल उठ रहे हैं प्राथमिकता और शायद हो उम्मीद ये सकते हो, कर सकते हैं क्योंकि अभी तो आपने ये नहीं बनाया कि हमारी मेरिट क्या होगी। वही हो तो ये बता दें कि हमारी ये मेरिट होगी, ये पैमाने होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं मान साहब। ब्रेक के बाद आप सबके पास एक बार फिर से आऊंगा और बारीकियों से, गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्रवाद कैसे रुक जाएगा, कैसे भाई भतीजावाद इससे बढ़ेगा नहीं जब विधायकों का अपने जिले में दबदबा होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और आज का मुद्दा यही कि नौकरियों का नया फसाना सामने आया है। हमारे साथ हमारा पैनल है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये साहसी कदम लेने का आप सबने सोचा कैसे, किसने आपको ये आइडिया दिया कि इस तरीके का कुछ हम कर सकते हैं? देखिए, हर डिपार्टमेंट के अंदर जब भी कोई काम की बात आती है, उनका सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। आज सारे स्कूलों के अंदर टीचर्स की बहुत बड़ी कमी है, टीचर्स नहीं है। अगर हम इसको 2 साल तक इंतज़ार करें, 2 साल तक बच्चे जो हैं वो क्लासेस के अंदर खाली नहीं बैठेंगे। इसलिए उनको एजुकेशन जल्दी से जल्दी देनी है, तो उनके लिए व्यवस्था करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जहाँ जहाँ पर कहीं ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक ये भर्तियाँ होनी है। क्योंकि आज हमारी प्राथमिकता ये है कि लोगों का काम हो। लोगों को जो हमने एश्योरेंस दी है कि हम जो विकास है उसको किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देंगे। नहीं साहब, और लेकिन, विकास लेकिन, को आगे पहले से कुछ अध्यापक सड़कों पर दिखते हैं, उन्हें नौकरियां दे दी होती है अगर इतनी इस पॉलिसी के तहत आप बात कर रहे हैं। नहीं, अगर हमारी सरकार तो अब आई है जो उस सरकार से, ठीक है, मामले उनकी सरकार में कोर्ट में गए, लेकिन अब अगर कोई सड़कों पर है तो अगर सड़कों पर है, अगर कोई उसके अंदर क्वालिफाई करेंगे, वो कोई अप्लाई करेंगे, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये सरकार। आइडिया जनरेट कहां से हुआ भाजपा में कि इस तरीके की नई पॉलिसी बनाई जाए? नहीं, जनरेट अनिल भाई साहब ने दिया था। जनरेट ये बातें कही जा रही है कि अनिल भाई साहब लगातार चिट्ठियां लिखते थे, पत्र लिखते थे और कहते थे कि इस तरीके की नई पॉलिसी लाई जाए, जिलावार तरीके से भर्तियां की जाए। देखिए, पार्टी के हर सदस्य की जो राय है वो बहुत अहमियत रखती है। अनिल विज जी तो हमारे बहुत बड़े, मतलब एक अच्छे कद के मंत्री हैं, उनकी राय भी बहुत अहमियत रखती है। और अच्छी राय जो है वो किसी की भी हो सकती है। ये भी जा रहा है कि इस नई पॉलिसी पर कुछ मंत्री भी राजी नहीं होते। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि आखिरकार फैसला जो होता है वो सामूहिक होता है। कोई ये नहीं है कि मेरी राय कुछ अलग हो सकती है, किसी दूसरे की राय अलग हो सकती है, लेकिन जब एक बार फैसला हो जाता है वो सभी का फैसला है, ये किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है। और ये जो फैसला लिया गया है ये प्रदेश हित के अंदर और जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं उनके हित के अंदर, और विशेष तौर पर जनता के हित के अंदर, कि जनता को हम कैसे सुविधा दे सकते हैं, कैसे उनके काम जो हैं।
एजुकेशन है। अब आप देखिए कि बच्चों के पास टीचर नहीं है, तो अगर टीचर अगर उनको 2 साल इंतजार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए ऐसा निर्णय लेगा कि तुरंत हमें इसके ऊपर तुरंत जाकर आपको के उनको यहाँ पर भर्ती टीचर्स मिल जाएं, तुरंत आपको वो तमाम लोग मिल जाएं जिससे सुचारू रूप से काम चल पाए। सके। मान साहब के पास पहले जा रहा हूँ, फिर अत्रे साहब आपके पास आता हूँ। मान साहब, एक चीज तो यहाँ से अच्छी है कि कम से कम जो सिक्योरिटी का पैसा फंस जाया करता था वो तो नहीं फंसेगा। ये संतोषजनक बात है ये कि हाँ ऐसा यदि करते हैं तो देखिए, एक तो विरोधाभासी बातें हैं कि कांग्रेस शासन में भेदभाव हुआ, एक जगह के लगे एक तरफ, दूसरी बात ये कर रहा है कि वो सारे मामले कोर्ट में हैं। तो हाँ, सुन लीजिए, एक आज जो चयनित अध्यापक थे जेबीटी, 26 दिन हाई कोर्ट के फैसले के एक फैसला हुआ, उसके बाद 26 दिन ऐसे आए। सरकार यदि नीयत ठीक होती, मनसा ठीक होती तो उनको ज्वाइन करवाया जा सकता था और बच्चे सफर नहीं करते। बिल्कुल आपकी मेहरबानी है वो भी। हाँ, लेकिन वो सरकार ने वो टाइम आनाकानी कर करके वो 26 दिन के बाद में दूसरे लोग चले गए और वो फिर उसके पचड़े लफड़े में आ गई। तो ये सरकार की मनसा है ना, वो जाहिर होता। मैं एक उदाहरण देता हूँ कंक्रीट। हम जब ये कह रहे हैं कि एक भी भर्ती नहीं हुई है इस सरकार से, तो हम ये कह रहे हैं कि नियमित भर्ती नहीं हुई। फर्क है। जहाँ तक अस्थायी है वो आज भी हो रही हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ, फूड एंड सप्लाई के करनाल में कुछ लोग लगे, ठीक है, वो यदि लिस्ट मंगाओगे तो इनकी पोल खुद खुल जाएगी कि वो लिस्ट लोग अगर कहाँ मंगाई गए। तो कांग्रेस की ज्यादा खुलेगी। सुनिए सर, ज्यादा खुलेगी ना, कहीं नहीं खुलती ना। कांग्रेस का तो सब ओपन हो गया, अब कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इनकी खुलेगी ठीक है, तो ये अच्छा कहा। हाँ, सब इनका कुछ कोई open बचाव होगा। करना चाहे तो लेकिन बात। अभी और बहुत कुछ बचा है। दूसरी चीज आज भी डीसी रेट के ऊपर जेलों पे कुछ एड होक कर्मचारी लगाए जा रहे हैं और वो केवल विधायकों की और जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं उनकी सिफारिश पे, उनकी चिट के ऊपर हो रहे हैं। तो ये जो नई भर्ती जिलावार होगी उसका भी असर इसी तरह से होना है। वो भी सब ये इंतजार में रहेंगे कि किस विधायक का कितना कोटा है, किस पदाधिकारी का कितना कोटा है, सरकार की उसमें ऊपर वालों की कितनी हिस्सा होगी, मंत्रियों का क्या हिस्सा होगा। कोई मेरिट नहीं होगी। ये झूठी बात है। लोग एक बड़ी अच्छी चीजें बता रहे हैं, बड़ी ज्ञान वाली चीजें हैं। जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पिछली सरकार में कितना कोटा रहा करता था, ऊपर से कितनी वो आती थी, थोड़ा बताएंगे आप? ऊपर की सरकार में, क्योंकि आरोप तो आप पर लग रहे हैं, उसी के बाद ये नई पॉलिसी लाने की इन्हें जरूरत पड़ी कि कुछ नया हम ट्राई करें, कम से कम क्षेत्रवाद ना हो। ये सारी चीजें जो आप कह रहे हो, इस तरह के हाई कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें, ये आरोप भी लगे, लेकिन अब जो ताजा ये कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ अब तक किसी भी चीज में, किसी भी नौकरी के दूसरे तो कारण होंगे, क्योंकि कोर्ट में है, दूसरे कारण होंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हो, इस आधार पर एक भी किसी भी डिपार्टमेंट की नौकरी, और ताज़ा जो है जेबीटी टीचर्स, इनकी लिस्ट में मैं चैलेंज कर रहा हूँ रूलिंग पार्टी को कर रहा हूँ कि वो इस लिस्ट का ये श्वेत पत्र जारी कर दे कि कौन कहाँ का है, पता लग जाएगा कि ठीक है। ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास जाऊं, उससे पहले प्रवीण अत्री जी आपके पास आ रहा हूं। भ्रष्टाचार रुक जाएगा ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि पहले कितना भ्रष्टाचार हुआ उस पर बहुत सी बार घेरा जाता है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि चैलेंज करता हूं मैं, किसी भी तरीके से सिद्ध करके दिखा दे। देखिए राज, सबसे पहली बात तो देखिए इस प्रदेश का दुर्भाग्य, सत्ताधारी पार्टी के विधायक टीवी पे बैठ के ये बात कह रहे हैं सरकार के 2 साल बीत जाने के बाद कि साहब अगर 1 साल तक बच्चों को अध्यापक की इंतजार करेंगे तो क्या उनका नुकसान नहीं होगा। अरे साहब 2 साल तो आपने गुजार दिए, 2 साल वो बच्चे बिना टीचर्स के स्कूल में जा रहे हैं, 2 साल तक आप टीचर अपॉइंट नहीं कर सके, और उसके बाद आप कितना दम्भ भर के ये बात कह रहे हैं कि साहब देखिए हम तो ठेके पे इसलिए रखेंगे कच्चे कर्मचारी क्योंकि हम नहीं चाहते बच्चे 1 साल और इंतजार करें टीचर्स का। तो जो सरकार 2 साल तक नियमित टीचर ना भर्ती कर सके, आप समझ सकते हैं उस सरकार की कार्यप्रणाली को। प्रदेश की शिक्षा का बुरा हाल हो चुका, बिना अध्यापकों के बच्चों की शिक्षा का बुरा हाल हो चुका, 2 साल तक इनकी नींद नहीं खुली। 2 साल बाद आके इस तरह के ये कारण बताते हैं कि अपने कच्चे रोजगार देने को का लॉजिक समझिए इनका। देखिए सबसे बड़ी विडंबना, जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात की, बड़ा स्पष्ट है, स्थानीय विधायक, स्थानीय सत्ताधारी पार्टी के नेता, उनका दबाव निश्चित रूप से रहेगा क्योंकि केवल इंटरव्यू बेस पे रोजगार देने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार का दरवाजा खुल रहा है राज जी, इसमें तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार होगा और इस बात को कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज राजी इसमें एक बात है, कहीं ना कहीं सरकार अपने जो लोग हैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश तो कर ही रही है, दूसरी तरफ जो युवा है
उनके साथ ये धोखा भी है। युवाओं जो के साथ इंतजार धोखा में बैठा और था कि अपने हमें लोगों एक को नियमित सेटल रोजगार करने की मिलेगा कोशिश। प्रदेश नरेश सरकार कौशल जी, से। क्या वाकई में इस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है? क्योंकि बार बार एक बात तो हर कोई मानता है कि विधायक का दबदबा तो रहता है, और अगर रहता है तो जिले में वो अपना दबदबे का उपयोग भी करेगा। देखिए राजी, एक तो मैं सारी बहस में ना एक चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना रहे जी। वैसे सभी सजग लोग हैं, जानते भी होंगे कि ये जो भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्ती नहीं है। जो अनिल विज ने एतराज़ किया था वो ये एतराज़ किया है कि एड हॉक जो कॉन्ट्रैक्ट पे आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम है जो उसको बंद खत्म किया किया जाना चाहिए। ये जो अब हो रहा है ये एड हॉक होगा। हाँ। ये आउटसोर्सिंग वाला नहीं, और जो सिक्योरिटी वाली बात है वो आउटसोर्सिंग वाले में लागू होती है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं। ठीक है। दूसरी बात और कि ज्ञान जी ने कहा कि प्रतिभा तो हर जिले में होती है। देखिए, अगर इसी लॉजिक को लिया जाए तो हर जिले से हरियाणा से ओलंपिक में खेलने जाते हर जिले से जा सकते हैं जी। ऐसा नहीं होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। और ये एक नेचुरल जस्टिस भी नहीं है प्रतिभा के साथ। वो चाहे सिरसा में बैठी है चाहे वो पलवल में बैठी हो, ये पूरे स्टेट का मामला होना चाहिए। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, ज्ञान जी ने ये कहा है कि हम विकास के लिए और लोगों की जरूरत के हित के लिए ये काम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, फिर भी स्वागत किया जाना चाहिए, बशर्ते उम्मीदवारों को ये लिखकर देना होगा कि आपको जब नियमित भर्ती होगी आपको इसमें कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। आपको बिल्कुल उसी तरह ओपन में आना पड़ेगा और सबके बराबर आपको जो जस्टिस होगा, जो प्रतिभा में होगा, जो मेरिट में होगा, अब वो ज्ञानचंद आगे गुप्ता जी इस पर क्या जवाब देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि आपने कहा कि निश्चित तौर पर वरीयता मिलेगी, और अगर वरीयता मिलेगी तो प्रदेश की जनता के साथ वो सही तो नहीं होगा। देखिए राजी, जो व्यक्ति, जो भी युवा 3 साल तक काम करेगा उसको अपने आप उसका एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा उस क्षेत्र के, उस क्षेत्र 5 साल पूरे हो जाएंगे। जी जी जी। उनको फिर आप झांसा दोगे। हम नहीं, हमारी सरकार दोबारा आने वाली है, आप चिंता ना करो। अच्छा, उम्मीद कर रहे हो आप? हाँ। प्रदेश की जनता से पूछो गुप्ता जी, प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और कब आपको वायदा खिलाफी का सबक सिखाए। ठीक है, ठीक है। नहीं, ज्ञानचंद गुप्ता जी, कह रहे ना आने वाली है जो हम कर रहे हो, ये आपका घोषणा पत्र है। अत्रे जी शांत हो जाए। पत्र है गुप्ता जी, जो आप वायदा करके आए थे। ठीक है, इस पर भी आ जाएंगे, इस पर भी आ जाएंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जी जरा पूरा कर ले पहले। जी जी, घोषणा पत्र के ऊपर भी बहस करा लीजिएगा। कोई बात नहीं, पहले इस पर गए, इस पर उसके ऊपर अलग कर लेंगे। लेकिन मुझे बार बार भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं प्रवीण अत्रे जी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसे वरना चर्चा डिरेल हो जाएगी। तो आप इसी मसले मैं पर समझता हूं कि आज जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने ये जो कांग्रेस सरकार की जो भर्तियां हुई जी, आज मैं समझता हूं कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर थे, उनकी सिलेक्शन जो है वो क्वैश हुई। पीटीआई जो थे 1800 पीटीआई भर्ती किए थे साहब। वो तमाम डिटेल्स हम दे चुके हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो तमाम डिटेल्स दे चुके हैं। उस पर बिग बुलेटिन कर ली, बहस कर ली, वो सब कर ली। मुझे आप ये समझाएं, आप मुझे ये समझाएं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर आप वरीयता देंगे, अगर वरीयता देंगे तो औरों के साथ तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। मैं समझे नहीं बात को। आज भी तो वो जो लोग अप्लाई करने वाले 3 साल के बाद हैं, अगर आज भी अप्लाई कर सकते हैं वो, आज कोई उनको मना थोड़ी है कि वो उसके आधार पर नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो कमी हो रही है, ये समझिए जो उस वक्त क्वालिफाई करेगा, उस वक्त अगर कोई क्वालिफाई करता है तो फिर वो कैसे पहुंचेगा तब तक उस जगह पर? वो भी आएगा, वो भी क्वालिफाई करेगा, वो भी टेस्ट देगा जो बाकी सब टेस्ट। आप पहले ये क्लियर करें कि आप वरीयता देने वाले या नहीं देने वाले। देखिए, निश्चित तौर पर जो 3 साल के अंदर यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस होगा, उनकी जो 3 साल की जो उनके काम हैगा, उसको वरीयता निश्चित तौर पर मिलती है। वरीयता अगर मिलती है, वरीयता अगर मिलती है तो क्या ये सबके साथ न्याय होगा? हर जगह मिलती है वो। कोई मैं अगर आज किसी भी प्राइवेट फर्म के अंदर जाता हूं, 3 साल काम करता हूं, एक जो फ्रेश आता है उसके ऊपर उसको हम समझ गए, हमने आपका पॉइंट ले लिया है। आप जो चीज कहना चाह रहे हैं मान साहब, क्या लग रहा है आपको कि ये न्याय होगा और लोगों के साथ अगर वरीयता दे दी जाती है? आज की बहस में बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस तरह की मेरिट होगी। करना ये क्या चाहते हैं, ये अपने लोगों को केवल इंटरव्यू के आधार पर यहाँ लगा करके और इनको 3 साल का वरीयता दे करके इनको परमानेंट करना चाहते हैं। पर मैं एक बात बता दूं ज्ञानचंद जी
जिस तरह से आपका शासन है, लोग आपके पास भी खबरें आती होंगी, ये कहते हैं कि अगली दूसरी बार भी हम करेंगे, चुनाव में जाएंगे तो पता लग जाएगा, ये हेलमेट पहन करके जाएंगे। देखिए हम ये पंचायत स्थिति के है चुनाव में दूसरी। गए, ठीक है, सुनिए, जिला हेलमेट परिषद पहन के कर चुनाव में जाएंगे गए, या किस तरीके से जाएंगे, जनता है, पब्लिक है, जाके सब जानती है। लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन शुरू करूंगा, वक्त की मेरे पास कमी है, सबके पास आखिरी बार आऊंगा, सबके पास आखिरी बार आऊंगा। सबसे पहले ज्ञानचंद गुप्ता जी आप ही के पास आता हूं। 50,000 पद खाली पड़े हैं तीसरी और चौथी श्रेणी के लिए, और ऐसे में जो बातें आप बार बार करते हैं कि हमारे वक्त में कोई भी हाईकोर्ट के दरवाजे पर नहीं गया, ये मानकर चलिए कि अगर नई पॉलिसी के तहत चीजें आप करते हैं, बहुत से लोग जाएंगे। मैं कहता हूं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ज्ञानचंद गुप्ता जी हाईकोर्ट में गया, एक मिनट मेरी ये तो बात प्रमोशन के लिए भी पैसे मांग रहे ठीक है, थे, ज्ञानचंद जी। और हाईकोर्ट में केस है विधानसभा का। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। नौकरी में तो जल्दी, धूप जल्दी, मचेगी जी, मचेगी, देखिए, प्रमोशन में भी पैसे मांग रहे थे, और हाईकोर्ट का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है विधानसभा का। देखिए एम्प्लॉय का। बहुत सारी चीजें जो अनियमितताएं हुई हैं, जिसके कारण आज कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर केस हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में हैं कि किन कारणों से आज हाई कोर्ट के अंदर जाकर के नियुक्तियां रद्द हो रही हैं, किन कारणों से आज जो यहाँ पर गेस्ट टीचर्स हैं वो बाहर घूम रहे हैं, किस तरीके से उनकी भर्ती की गई थी, और वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिया है ये बिल्कुल पारदर्शी निर्णय होगा। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है मेरे पास, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारे साथ जुड़े इस बिग बुलेटिन की इस चर्चा में भी के लिए इतना ही। कुल मिलाकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये भी कि अगर वरीयता दी जाएगी तो क्या सबके साथ ये पूरे तरीके से न्याय होगा, और उसके साथ साथ न्याय होगा, और उसके साथ या बढ़ेगा, खत्म होगा या बढ़ेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।